हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड का ठीक है जो साइंस मॉडल पेपर है विद आंसर्स मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और ये सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए नहीं, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन विद आंसर्स है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या, जिसमें हम ऊष्मा अवशोषित होती है ना, उसमें हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। और उसमें अगर निकलती तो हम उसमें ऊष्मा छिपी कहते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, Fe प्लस CuSO4 और यहाँ पर तीर का निशान है इधर। ठीक है, फिर हमारा क्या हो रहा है, FeSO4 और ये Cu बेचारा अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन भी बोलते हैं, तो इसे आप विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हो। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित कर रहा है, एक की जगह पर दूसरा आगे स्थान ले ले रहा है उसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, किस भाग में होती है पौधे के, तो पौधे के पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो जो एप्सिक अम्ल होता है ना, वो हमारा वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग क्या है, मादा जनन तंत्र है ना, नर जनन तंत्र ये आपको आना चाहिए अच्छे से। तो नर जनन तंत्र का भाग है शुक्र वाहिका। बाकी जो अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये मादा में पाया जाता है। ठीक, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो देखो, जो वस्तु को हम दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जब बीच में रखेंगे ना, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जो टेबल है उसे याद कर लीजिएगा, उस पर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है बच्चों, वास्तविक और उल्टा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक, अब सही जोड़े को मिलाना है, तो देखो सही जोड़ा मिलाना है आपका, क्या हो जाएगा, एटीपी। एटीपी का क्या हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक है, सॉरी हाइड्रा बोल रहा हूँ, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, फिर मुकुलन। मुकुलन का क्या है, मुकुलन कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, मेंडल मेंडल ने क्या दिया था, अब आ जाओ तीसरे में। तीसरे का क्या हो जाएगा, मेंडल ने आनुवंशिक का नियम दिया था। ठीक है, फिर आ जाओ चौथे में, अम्ल। अम्ल अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अम्ल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, है ना, तो थायरोक्सिन की कमी से, है ना, ये हो जाएगा। डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और मरकरी बच गया है। ठीक है, मरकरी, तो मरकरी का क्या हो जाएगा फिर, कूलम। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। रिक्त स्थान भरना है, कह रहे हैं एंटासिड औषधि का प्रयोग अपच, पेट में जब अपच की स्थिति होती है तब हम करते हैं, तो पहले वाले में आ जाएगा अपच। ठीक है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की प्रतिपादन किया था, आनुवंशिकता। ठीक है, उसके बाद तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की एक घटना है। किसकी घटना है बच्चों, अपवर्तन की। एक अशुशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, और ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, O3। ठीक है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। एक वाक्य में उत्तर देना है, कह रहे हैं तन्यता क्या होती है, जब ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल देने की जो क्षमता होती है ना, उसको कहते हैं तन्यता। खींचकर लंबे तार के रूप में हम उसे बना सकते हैं, तन्यता कहलाती है। अनिच्छिक क्रियाएं सभी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, सभी अनिच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन, पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, मेडुला द्वारा।
भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर अर्थात 1D होगी। सिंपल सी बात है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। देखो, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, और इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देना है, Ba2 प्लस और SO2 नेगेटिव की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, आराम से इतना लिखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ छोटा नहीं कर सकते। अथवा वाला प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से जो अपचयन की गति होती है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ये जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है, ना के बराबर। और तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके, उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया ना हो सके। मिश्र धातु क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। देखो, 2 या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। इस्पात एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संगठकों के गुण से भिन्न होता है। मिश्र धातु कई धातुओं को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो जिनसे मिलके बनाए ना, उनके जिन जिन तत्वों से मिलके बन के मिश्र धातु बनाए ना, उनसे वो अलग गुणधर्म रखेगा। विद्युत के तार धातु के क्यों बनाए जाते हैं? देखो, तांबा, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं का उपयोग तार बनाने के इसलिए किया जाता है क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होती हैं, अर्थात ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणु का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे OH हम देख के बोलते हैं कि एल्कोहलिक ग्रुप है ना। COH देख के हम बोलते हैं कि ये वाला अम्ल वाला है। तो उस क्रियात्मक समूह उसके गुण को प्रदर्शित करता है, जैसे COH, OH, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। कार्बन यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, इथेन, एथीन, इसमें C और H हैं बस, तो इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जो केवल एक आपन द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, और जो 2 या 3 बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करता है, भोजन को लुगदी बनाता है ताकि ये आसानी से निगला जा सके। और लार में जो एंजाइम टॉयलिन होता है, ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, और इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। लसिका एवं रक्त में 2 अंतर लिखिए। देखो, रक्त में मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाया जाता। पहला अंतर, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है, परंतु लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा अंतर, रक्त में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है। 3 अंतर हो गया, 2 बोला था आपसे। स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस परागण के होने के लिए अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के जननांग बनते हैं। ठीक है, ये होता है स्वपरागण। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? देखो, द्विखंडन में एक कोश प्रायः 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि बहुविखंडन में एक कोश अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विखंडित होकर अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। द्विखंडन में 2 बनेगा, बहुखंड में बहुत सारे बनेंगे। समजात अंग क्या है? प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों में भिन्न भिन्न होते हैं,
समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के हाथ और चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख, ठीक है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है, दिखने में जैसे हैं, मगर मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विप्रयासी विकल्पों लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विकल्पी लक्षणों वाले पौधे के स्वपरागण के द्वारा जनन की फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। किसी लेंस की क्षमता एक डायप्टर को परिभाषित कीजिए। तो देखो, एक डायप्टर तभी होगा जब उसकी फोकस दूरी है ना, उसकी फोकस दूरी 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर होगी। जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायप्टर होती है, क्योंकि आपको सूत्र पता ही होगा। सूत्र क्या होता है बच्चों? P बराबर 1/f। तो P का मान 1 कब आएगा? जब f के जगह पे तुम 1 रखोगे। 1 मीटर, 1 से 1 कम 1, तभी तो आएगा। यानी कि जब लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी जब 1 मीटर होगी तभी उसकी क्षमता एक डायप्टर होगी। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। मैंने परिभाषाओं को एकदम सरल भाषा में लिखा है, ठीक है, एकदम आराम से। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, क्यों? देखो, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख रखें और उसके फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और इस प्रकार दाढ़ी के पास अवतल दर्पण को रखने से उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अतः दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। विभव किसे कहते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक हमारे पास कोई धनावेश है, ठीक है, यहाँ पर कोई धनावेश है और इस धनावेश को ना अनंत से, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से, ये कोई विद्युत क्षेत्र है हमारा, इसमें विद्युत प्रवाहित हो रहे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, और विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या होता है? यदि ताप, दाब और भौतिक अवस्थाएं अगर नियत रखी जाए, उसमें बदलाव ना किया जाए, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यानी कि जो V होते हैं वो समानुपाती होता है I के, और ये एग्जाम में लिख भी देना, V समानुपाती क्या होता है? I के। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ एक स्थिरांक R आ जाता है। R एक स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों से हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाने पर जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को बताता है, जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और जो मध्यमा होता है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने भी बोला, ठीक है। विद्युत फ्यूज क्या है? इसका उपयोग लिखिए। वह सुरक्षात्मक उपकरण जो विद्युत धारा के विरुद्ध केबल तथा उपकरणों की रक्षा के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, विद्युत फ्यूज कहलाता है, ठीक है ना। फ्यूज का उपयोग किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फॉल्ट करंट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पहले विद्युत फ्यूज का यूज बहुत ज़्यादा होता था, आजकल आपके घरों में कोई और एक डिवाइस लगाया जाता है ना, वो तो हर रूम के लिए लगता है। पहले एक पूरा एमीटर, मतलब एक मीटर होता है ना आपके घर पे, वहीं पर लगता था। आजकल क्या लग गया है, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, प्लग से ऊपर, है ना, क्या नाम है उसका, कमेंट में बताइए मुझे। कह रहे दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में प्रमुख अंतर बताना है। ये प्रत्यावर्ती धारा है AC अल्टरनेटिव करंट, दृष्टि धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा में इसका जो परिमाण होता है, दिशा ऐसे ऐसे बदलती रहती है आवर्त रूप में,
और इसमें दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या ना बदले, ठीक है, हमेशा ही फिक्स रहता है। इस धारा को मापने वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और इस धारा को मापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता और विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में इस धारा का प्रयोग किया जाता है। इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता डीसी में। यह धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है एसी, और यह धारा प्रत्यावर्त धारा से कम खतरनाक है, ठीक है। यह धारा चुंबकीय या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, और यह धारा चुंबकीय, रासायनिक और उससे तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो ये मुख्य अंतर है। मैंने 6 लिखे हैं, आपको कम से कम 4 तो एग्जाम में लिखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के शिरों के बीच विद्युत भाग बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत भाग बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो कि आप क्लास 11-12 में डिटेल में पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण दीजिए। सबसे ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल है। भले ही यह वाहन हमारे कई आने जाने की सुविधाजनक बनाते हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का ये बड़ा कारण है। थोड़ी दूर तक चलाने पर भी ये कई तरह की गैस उत्सर्जित करती हैं। वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, जिस कारण तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गर्मियों के दिनों में हम जिन एयर कंडीशनर, एसी और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, असल में वही गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें अत्यधिक इस्तेमाल से हम वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ते हैं, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करते हैं, और ओजोन परत धरती की सतह को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। ओजोन परत का ह्रास करती है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, जिससे पराबैंगनी किरणों को धरती की तरफ आने का रास्ता मिल जाता है और पृथ्वी के तापमान को वो बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है? ओजोन गैस पूरी पृथ्वी के ऊपर एक परत के रूप में छाया रहता है और क्षतिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है ना, उससे धरातल पर रहने वाले प्राणियों तक पहुंचने से रोकता है। इस परत को ओजोन परत कहते हैं। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल में होती है। क्षति के क्या कारण है? वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन गैस प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहती है, जिसके साथ सूर्य ताप के संयोग से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिसे प्रकाश रसायन कहा जाता है। वायुमंडल में प्राकृतिक स्रोतों से विसर्जित क्लोरीन की मात्रा मानव द्वारा विसर्जित क्लोरीन की मात्रा से हजारों गुना अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में 3 अंतर लिखने हैं। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मुक्त होती है और इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ये ताप उत्पन्न होता है और इस क्रिया में ताप की वृद्धि होती है और इस क्रिया में ताप की कमी होती है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष अधिक होती है और इसमें अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों के सापेक्ष कम होती है। इन क्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है और इसमें वातावरण का ताप कम हो जाता है। 3 बोला है, 4 लिख दिया मैंने, कोई 3 एग्जाम में लिख देना। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। मेन चीज पहला आता है उसका सांद्रण। अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट ताप है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि 100 डिग्री ताप पर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। दाब, गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। दाब बढ़ाने से इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। तो ये 1, 2, 3, 4 कारक मैंने लिख दिए। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसे रट लो बनाने के लिए, आसान है, हर साल एग्जाम में आता है। या फिर प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए, ठीक है, ये बनाना है आपको। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। देखो, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? देखो, इंद्रधनुष वर्षा के बाद कभी कभी दिखाई देने वाला सुंदर दृश्य है जिसमें 7 रंग होते हैं। आकाश में अपने रंगों की अद्भुत छटा बिखेरता है। यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जिस तरफ सूर्य होगा ना उसके सामने बनेगा, ठीक है, उधर ही नहीं बनता कभी भी। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती हैं और सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित और विक्षेपित करती हैं और फिर इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं और प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण के नेत्रों तक पहुंचते हैं। इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। धोने के सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में होता है और इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, धोना, है ना। बेकिंग, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है और इसका सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग। जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? जिप्सम एक यौगिक है जिसका सूत्र CaSO4.2H2O होता है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, फिर ये आपको ये रिएक्शन लिखना है, ये वाला कैसे बनता है। इस प्रक्रिया में तापमान पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अधिक तापमान हो जाने पर अजलीय कैल्शियम सल्फेट बन जाता है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई गुण नहीं होता ज़्यादा गर्म करने पर। ठीक है, किन्हीं 4 अल्कोहल के सूत्र IUPAC नाम लिखकर संरचना बनाइए। अपने से बनाने के लिए बोला तो मैंने ये बनाया C2H5OH, जिसे हम एथेनॉल कहेंगे। फिर C3H7OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल, संरचना में बनाता रहा हूँ। फिर C4H9OH ब्यूटाइल अल्कोहल और फिर है C5 ये पेंटानॉल, आपकी आंखों के सामने सब। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है इसका? असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का बनाया जाना। ठीक है, ये इसका औद्योगिक उपयोग है, मतलब फैक्ट्री में ये बनता है बड़े पैमाने पर। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। ये आपको चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है, ये मूत्रवाहिनी है, ये पृष्ठ महाधमनी है, ये आपकी किडनी है, वृक्क है ना इधर। तो ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। या फिर मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाने के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 2 चित्र बनाने के लिए आएंगे, 2-3। तो आशा करता हूँ ये मॉडल पेपर आपको समझ में आ रखा होगा। एकदम आसान शब्दों में मैंने बताया और पेपर बहुत ईजी है, स्पेशली MP। और ये जो पेपर का लेवल है बाकी सभी हिंदी मीडियम में ऐसा ही रहता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, मैथ्स वगैरह मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।